नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की काव्यगत विशेषताओं पर। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार हैं। उनकी काव्यगत विशेषताओं में पहले हम भाव पक्ष को देखेंगे। जायसी रस सिद्ध कवि हैं। उनके काव्य का भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही समान रूप से प्रभावशाली है। इनकी रचनाओं की काव्यगत विशेषताएं कुछ इस तरह हैं। जायसी ने भारतीय प्रेमाख्यानों को अपने काव्य का विषय बनाया और उनके माध्यम से आध्यात्मिक रहस्यों को प्रस्तुत किया। पद्मावत काव्य के रूप में एक प्रेम कथा है, किंतु उसमें आत्मा परमात्मा का मधुर संबंध तथा सूफी उपासना पद्धति की विभिन्न मान्यताओं को प्रतीकात्मक रूप में वर्णित किया गया है। पद्मावत के रूपक पक्ष को स्वयं कवि ने स्पष्ट किया है। वह लिखते हैं, तन चित्त और मन राजा के नहा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। भारतीय सौंदर्य वर्णन की परंपरागत शैली को ही जायसी ने अपनाया है। यह शैली नक्शिक वर्णन कहलाती है। कवि ने पद्मावती के सौंदर्य वर्णन में अपने परंपरा परिचय और मोहक बिंब विधान का भी परिचय दिया है। वह लिखते हैं, भंवर केस वह मालती रानी, विसहर लूरही लेही अर्घानी, ससी मुख अंग मलयगिरी बासा, नागिन झांपी लिन्ह चहु पासा। प्रकृति का वर्णन भी जायसी के काव्य में कम मिलता है, किंतु वह श्रृंगार का सहायक होकर कई बार आया है। वह स्वतंत्र प्रकृति चित्रण नहीं करते, लेकिन रस के उद्दीपन के लिए इसका प्रयोग वे करते हैं। जैसे कार्तिक सरद चंद उजियारी, जग शीतल हों विरहों जारी, भा बैसाख तपनी अति लागी, चोआ चीर चंदन भा आगी। आलंकारिक एवं नाम परिगणात्मक जो प्रकार है वह प्रकृति वर्णन का भी पद्मावत में विद्यमान है। जायसी का रहस्यवाद हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि तो है ही। आंचलिक संस्पर्श भी हमें इसमें मिलता है। मानव का मनोविज्ञान के सहयोग से जायसी ने जो भारतीय नारी का भव्य चित्र उभारा है वह भी पद्मावत में हम देखते हैं, और इसके लिए भी पद्मावत पढ़ा जाना चाहिए। वह लिखते हैं, वर्षे मेघ चुवही नैनाहा, छप्पर छप्पर होई रही विनु नाहा, कोरों कहाँ ठाठ नव साजा, तुम बिन कंत न छाजनी छाजा। अब यहाँ देखें कि एक रानी छप्पर छाने की बात कर रही है। छप्पर गांव में छाते हैं जहाँ खपरैल का या फूस का छत होता है। नागमती बात कर रही है छप्पर छाने की, तो यहाँ जायसी की लोक संस्कृति झलकती है। जायसी सूफी संप्रदाय के अनुयायी हैं। इस संप्रदाय में साधक प्रेम की साधना से ही साध्य को पा सकता है। यही पारलौकिक प्रेम जायसी के ग्रंथों में लौकिक प्रेम बनकर अवतरित हुआ है। जीवात्मा के ईश्वर से मिलन का यह रूपक रहस्य भावना के साथ कवि ने प्रस्तुत किया है। आचार्य शुक्ल के मत में तो शुद्ध रहस्यवाद केवल जायसी के काव्य में ही प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कला पक्ष की। जायसी की रचनाओं में विविध रसों का समावेश बड़ी ही सफलता के साथ किया गया है। श्रृंगार के अतिरिक्त वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस का भी मार्मिक चित्रण किया गया है। जायसी की भाषा के बारे में बात करें तो जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। उन्होंने उसके व्याकरण सम्मत स्वरूप पर विचार न करके उसमें माधुर्य और मृदुलता के संवर्धन पर ही अधिक ध्यान दिया है। यही वजह है कि उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं, परंतु श्रुति माधुर्य और हृदय को छूने की अद्भुत शक्ति है, जो एक काव्य के लिए बेहद आवश्यक है।
जायसी की काव्य शैली की बात करें तो जायसी ने प्रबंध शैली को अपने उद्देश्य के अधिक अनुकूल समझा। उन्होंने लोक प्रचलित भारतीय प्रेम कथाओं का आधार लेकर महाकाव्य की रचना की और साथ ही विदेशी मसनवी शैली को भी स्थान दिया। काव्य रचना में इन्होंने अलंकारिक शैली, प्रतीकात्मक शैली, शब्द चित्रात्मक शैली तथा अतिशयोक्ति प्रधान शैलियों का प्रयोग किया है। अब बात करें छंद की। जायसी ने दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। इसी छंद योजना का चरम विकास हम तुलसी के रामचरितमानस में भी देखते हैं। अलंकारों की बात करें तो जायसी ने अलंकारों के प्रयोग में पूरी उदारता दिखाई है। रूप के वर्णन में, युद्ध के वर्णन में, प्रकृति चित्रण में, आध्यात्मिक तत्वों की रहस्य योजना में अलंकारों की पूरी सहायता उन्होंने ली है। उनके प्रिय अलंकारों में उपमा है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। इनका उन्होंने विशेष रूप से प्रयोग किया है। जायसी जो हैं वो हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रचयिता भी माने जाते हैं। इनकी रसमयी प्रेम पद्धति हिंदी काव्य साहित्य की मूल्यवान निधि है। एक साहित्यकार के रूप में इनकी बेहद प्रतिष्ठा है जो हिंदी साहित्य में युगों युगों तक उन्हें स्थापित किए रहेगी। ये सांप्रदायिक सामंजस्य के लिए भी जाने जाएंगे। ये सांप्रदायिक सामंजस्य के संदेशवाहक के रूप में जाने जाएंगे क्योंकि इन्होंने जो रचा उसमें दो संप्रदायों के सारी अच्छाइयों को उन्होंने वहाँ दिखाया। दोनों संप्रदायों की संस्कृतियों को बिल्कुल बारीकी से निभाया, इसलिए भी उन्हें जाना जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इसके साथ ही वे उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा भी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में तुलसीदास और सूरदास के समान ही उनका पर्याप्त महत्व है। वे प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। जायसी के जन्म के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। मसनवी शैली में रचित उनकी अमर कृति पद्मावत में शाह वक्त के साथ साथ अपना परिचय भी है। वहाँ पर जायसी का जन्म 900 हिजरी के लगभग माना जाता है। उन्होंने अपनी रचना आखिरी कलाम में एक जगह लिखा है, 30 बरस ऊपर कवि बदी। इस आधार पर कहा जाता है कि जायसी का जन्म 900 हिजरी अर्थात 1492 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। इनके जन्म स्थान को माना जाता है कि यह जिला रायबरेली में जायस नगर था। जायस में जन्म लेने के कारण ही हम जायसी को जायसी कहते हैं। अपने जन्म स्थान के बारे में जायसी ने लिखा है, जायस नगर मो स्थानु तहाँ आई कवि कीन्ह बखानु। मलिक इनकी पैतृक उपाधि थी। इनके पिता का नाम मलिक शेख में मरमेश या मलिक शेख अशरफ था। इनके गुरु सैयद अशरफ तथा मुहिउद्दीन थे। अपने गुरु के संबंध में भी जायसी लिखते हैं, सैयद अशरफ पीर हमारा, जेही मोही पंथ दीन उजियारा। जायसी निज़ामुद्दीन औलिया के वंशज थे। जायसी प्रतिभा के धनी परंतु शरीर से कुरूप थे। कई साक्ष्य के अनुसार जायसी एक नेत्र से भी विहीन थे तथा एक कान से भी रहित थे। एक जनश्रुति कहती है कि शेरशाह सूरी ने इनकी कुरूपता का मजाक उड़ाया था। तब इन्होंने बेहद शांत भाव से शेरशाह को जवाब दिया था, मोही का हंसी है के को हरि। मुझ पर तुम हंस रहे हो कि उस कुम्हार पर अर्थात ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है। और इसको सुनकर शेरशाह बेहद लज्जित हुए थे और उन्होंने उन्हें सम्मान देकर अपना गुरु माना था। बाद में अमेठी के नरेश राम सिंह भी इन्हें अपना गुरु मानते थे। ऐसा माना जाता है कि अमेठी के आसपास के जंगलों में एक शिकारी के तीर लगने से एक हमारे प्रिय कवि जायसी का निधन हुआ था। इनकी मृत्यु का सन 1542 ईस्वी के आसपास माना जाता है।
अमेठी के नरेश ने जायसी की यहीं पर एक समाधि बनवा दी थी जो आज भी मौजूद है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो 6 रचनाएं हैं जिन्हें हम उनकी प्रमुख रचनाएं गिनते हैं, जिनमें आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, मसलनामा, कहरनामा, कन्हावत है। पद्मावत इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इस महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। जैसी कि इन्हीं विशेषताओं की वजह से उन्हें इतिहास में और आज भी अद्भुत कवि के रूप में याद किया जाता है। पद्मावत में उन्होंने इतिहास और कल्पना का अद्भुत मिश्रण किया। इस काव्य में उन्होंने सब कुछ अपनी कल्पना और इतिहास के आधार पर जोड़ा और ऐसी रचना तैयार की जो आज भी अतुलनीय है। इसमें लोक संस्कृति, लोक जीवन सबका वर्णन है और साथ ही साथ ऐतिहासिकता का भी अतुलनीय वर्णन उन्होंने किया है। जायसी को प्रेम की पीर का कवि भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने विरह जनित प्रेम में एक विलक्षण तीव्रता और तड़प को महसूस किया। उन्होंने अपने प्रेम के वर्णन में हृदय को खोल कर रख दिया और उन्होंने प्रेम का वर्णन हृदय की कोमलता से, वेदना से, विरह की व्यापकता से, तीव्रता से, मार्मिकता से, तन्मयता से और प्रभावशाली अभिव्यक्ति से उसे पूर्ण किया। पद्मावत का नागमती विरह खंड वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। यह हिंदी साहित्य का अप्रतिम काव्य खंड है। नागमती का विरह वर्णन 12 मासा का एक विशेष स्थान है। इस वर्णन में प्रत्येक मास की प्राकृतिक दशा के साथ नागमती के हृदय के शोक और हर्ष की जो योजना की गई है वह अपने आप में अनुपम है। नागमती के प्रेम की पीड़ा पाठक के मन को सहानुभूति और वेदना से भर देती है। नागमती उपवनों में रोती फिरती है। उसके विलाप से जो घोंसले में बैठे पक्षी हैं उनकी नींद हराम हो गई है। कवि लिखते हैं, फिरी फिरी रोव कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। तू फिरी फिरी दाहे सब पाखी, के ही दुख रैनी न लावसी आँखी। इस सहानुभूति की संभावना रानी के हृदय में होती कैसे है? यह समझकर होती है कि भौरा और कौवा दोनों उसी विरहाग्नि के धुएं से काले हो गए हैं जिसमें स्वयं नागमती जल रही है, और इस तरह उन समान दुख भोगियों से वह सहानुभूति की उम्मीद करती है। वह कहती है, पियो सो कहियो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी विरह जरी मुरी, तेहिक धुआ हम लाग। जैसी के काव्य में हालांकि प्रधानता रसराज श्रृंगार की है। पद्मावत में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों का अद्भुत वर्णन है। संयोग रस का वर्णन रत्नसेन, नागमती तथा पद्मावती के आश्रय से किया गया है। जब पद्मावती को पाने के लिए रत्नसेन ने घर छोड़ने का निर्णय किया, तब नागमती ने उससे कहा, तू जोगी होइगा बैरागी, हाँ जरि छार भयउ तो हिलागी। राजा रत्न सिंह नागमती को मनाते हुए कहते हैं, कंठ लाई के नारी मनाई, जरी जो बेली सींची पहुताई। इस तरह पद्मावती और रत्नसेन के विवाह के बाद भी संयोग पक्ष के कुछ सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं। वियोग श्रृंगार की दृष्टि से जायसी को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। पद्मावती में नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की विशेष उपलब्धि मानी जाती है। जायसी का काव्य उदार चरित्रों के लिए भी याद किया जाता है। कवि ने भारतीय पात्रों का चरित्र चित्रण भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार किया। नागमती और पद्मावती दोनों भारतीय आदर्श के अनुसार पतिव्रता नारी हैं। हीरामन, तोता, हंस, देवी देवता, अप्सरा सभी पात्रों का अद्भुत चित्रण उन्होंने किया है। उन्होंने पात्रों को स्थिति के अनुसार, कथा के अनुसार आगे बढ़ाया है। रत्नसेन स्वयं एक आदर्श राजा के साथ साथ एक आदर्श
प्रेमी के रूप में भी यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने सफल रहस्यवादी कवि के रूप में सब कुछ बिल्कुल सहजता से पिरोया है। धन्यवाद।